एफएडो जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो हमेशा की तरह इस शो को हमने डिज़ाइन किया आपके ट्रेडिंग स्विंग्स के लिए, साथ ही साथ पोजिशनल सौदों के लिए, और आप इसका भरपूर फ़ायदा भी ले रहे होंगे। आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं राहुल शर्मा, और आज बिल्कुल वो टाइमली जुड़े हैं हमारे साथ। असल में हो क्या रहा था, मार्केट अब तक बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन पिछले 1-1.5 घंटे के अंदर एक ज़ोर का झटका निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को लगा, और दोनों अपने क्रिटिकल सपोर्ट्स के आसपास आ गए हैं। तो अब ज़रा समझना बेहद ज़रूरी है कि इस समय क्या किया जाए। राहुल सर, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने आज समय निकाला। और आज नवरात्रों में आपसे पहली बार मुलाकात हो रही है, तो इसलिए नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कई बार मैं राहुल जी की जगह आपको शर्मा जी भी बोल दूंगा तो आपको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि मेरे को पता है आपकी पूरी टीम आपको कई बार शर्मा जी के तौर पर जानती है, और आपके फादर साहब को भी शर्मा जी के ही तौर पर भी बोला जाता था। ये बात मेरे को पता लगी है। अच्छा शर्मा जी, तो फिर मेरे को जरा ये बताइए, जरा निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या करें? जो सडन फॉल आया है, ये इसको कैसे देखें? ये ज़्यादा टेंशन वाला है या फिर ये ठीक है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ गेम है? नमस्कार डिम्पी जी, और आपको भी नवरात्र की और आपके दर्शकों को भी हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, जो हिसाब से आज यूएस की जो बॉन्ड यील्ड्स बढ़ी है, और हमने एक तरह से निफ्टी में जो एक तरह से 19,800 के ऊपर सस्टेनेंस देखा था, फिर एक वापस थ्रो डाउन देखा है। इसको देखकर खास करके बैंक निफ्टी का सेटअप वापस बेरिश की तरफ बिगड़ता हुआ दिख रहा है। देखिए, क्लोजिंग बेसिस पर अगर हम आज 43,800 के नीचे बंद हो जाते हैं स्पॉट में, तो स्ट्रक्चर जो है वो पोजिशनल बेसिस पर बिगड़ जाएगा। और फिर मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी नीचे में 43,200 यानी कि तकरीबन 600 पॉइंट का बिल्कुल मेक और ब्रेक का बन गया है बैंक निफ्टी के अंदर। खास करके निफ्टी में रिलेटिवली सेटअप ज्यादा ठीक है, बिकॉज निफ्टी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। अभी भी जो हायर हाई हायर लो का सेटअप है निफ्टी के अंदर इंटैक्ट है। ये तभी बिगड़ेगा अगर आपकी 19,635 का लेवल निफ्टी में स्पॉट में ब्रेक होता है। तो कंपेरेटिव बेसिस निफ्टी यहाँ पर रिलेटिवली ठीक है। इनफैक्ट 19,700 का सपोर्ट है निफ्टी के लिए, जहां पर अभी ट्रेड कर रही है। लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर अगर 43,800 के नीचे की क्लोजिंग आ गई, तो मेरे हिसाब से 600 पॉइंट की और मंदी के आसार बनेंगे बैंक निफ्टी के। ओके ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि स्ट्रक्चर बिगड़ रहा है, लेकिन आज की क्लोजिंग के लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको कम से कम क्लोजिंग चाहिए निफ्टी की भी और बैंक निफ्टी की ठीक। हम ये कह सकते हैं कि अभी जितनी भी गिरावट है, इस गिरावट में और एक्सटेंशन नहीं होगा तब भी काम बन सकता है, लेकिन 44,000 के ऊपर अगर स्पॉट में निफ्टी दे जाए, बैंक निफ्टी माफ़ कीजिए, और करीब निफ्टी के अंदर लेवल्स हमको मिल जाए 19,800 के आसपास, तो काम बन सकता है। लेकिन आप नई पोजीशंस ना लीजिए, हम कई दिनों से कह रहे हैं हल्के हाथ से काम कीजिए। मार्केट जब तक 850 पार करेगा नहीं, आपको मौके देगा नहीं। आज भी जो मार्केट का हाई लगा है ना, वो 840 का लगा है, कल का हाई लगा था 850 का। तो मार्केट इसको रेजिस्टेंस मानता और ब्रेक नहीं कर रहा। आगे बढ़ते, सीधा सीधा शेयर्स पे आते हैं, और ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। फार्मास्यूटिकल्स का दिन है आज। मिड और फ्रंटलाइन फार्मास्यूटिकल्स चल रहे हैं। ये मार्केट में जो करेक्शन होता है उसको हेज के तौर पर भी आप देख सकते हैं, क्योंकि इनमें स्ट्रक्चरली मूवमेंट हो रहा है। आप इसको कैसे भी देख लीजिए। सन फार्मा जब से 1100 1050 के ऊपर आया है, तब से स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दे रहा है। सर, एक तो हमारी लिस्ट में ये है, दूसरा जी एंटरटेनमेंट के नतीजे आने हैं। ठीक नंबर से पहले ये शेयर आज फ्रेश लॉन्ग यानी कि ताज़ा खरीदारी दिखा रहा है। सर, दोनों में कोई ट्रेड है तो ज़रा बता दीजिए। जी देखिए, दोनों के जो सेटअप है, इनफैक्ट फार्मा इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो ज्यादा कंफर्टिंग सेटअप वहां पर दिखाई देता है। मीडिया में थोड़ा सेक्टर असमंजस में रहता है, चलता है अटकता है, चलता है अटकता है। तो एक सेक्युलर ट्रेंड यहाँ पर बनता हुआ नहीं दिखता। लेकिन फार्मा इंडेक्स में मेरे हिसाब से 16,000 की तैयारी हो रही है इंडेक्स लेवल पर। और इसमें जो हैवी वेट्स है, खास करके सन फार्मा का सेटअप यहाँ पे काफी प्रॉमिसिंग दिखाई देता है। इनफैक्ट ये करंट सेटअप जो है पूरा अगस्त महीने से लेके अभी तक, यानी कि तकरीबन 3 महीने का कंसोलिडेशन जो है वो खत्म होने को है। और इसका जो ब्रेकआउट है वो तकरीबन 1160-65 के आसपास आता है। प्रीएम्प्टिवली भी इसे लिया जा सकता है। मेरे हिसाब से सन फार्मा पोजिशनल बेसिस पर 1200-1250 के लेवल्स आपको दिखा सकता है। फार्मा में एक तरह से आज के नरम सेगमेंट, एक तरह से सुस्त सेगमेंट में, एक तरह से नेगेटिव सेगमेंट में आज एक तरह से जान है। और मेरे हिसाब से फार्मा में क्लियरली अगले 2-3 सेशन ये आउट परफॉर्मेंस बनी रहनी चाहिए। तो सन फार्मा को बाई कीजिए, 1250 तक के लक्ष्य रहेंगे। 1100
25 का एक स्टॉप लॉस लगाइए स्पॉट लेवल से सारे के सारे, और हमें लगता है कि फार्मा की आउट परफॉर्मेंस यहाँ पर बिल्कुल बनी रहनी चाहिए। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है सर। 1250 1200 तक के हम टारगेट मान के चलते हैं इसके अंदर, और 1125 का स्टॉप लॉस है वो फिक्स रहेगा। आप 1200 1250 दो टारगेट इसके अंदर डाल दीजिए, और 1125 तक का एक स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस में नो छेड़छाड़, ये आप इसमें कोई छेड़खानी ना कीजिएगा, और सीधा सीधा आप ट्रेड लेना चाहे तो ले सकते हैं। सर एक जी एंटरटेनमेंट पे भी आपको टेक देना है अपना। जी हाँ, देखिए जी में काफी अंडर परफॉर्मेंस रहा है, और कहीं ना कहीं जो इनके जो कोर्ट के डेट्स वगैरह उसके चलते स्टॉक मोमेंटम नहीं ले पा रहा है। मेरे हिसाब से क्लियरली यहाँ पर इस स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। ओवरऑल सिर्फ प्योरली अगर टेक्निकल बेसिस पर देखूं तो 266 के ऊपर ही इस स्टॉक के अंदर एक तरह से गियर चेंज होते हुए दिखेंगे। उसके नीचे मुझे लगता है कि स्टॉक फंसा सकता है, यानी कि ट्रेडर्स एक्सपेक्ट करेंगे कि रिवर्सल आएगा, लेकिन वापस स्टॉक एक तरह से चौपी 250 नीचे में शायद 255, ऊपर में 265 या 10 पॉइंट की रेंज में शायद टाइम स्पेंड कर सकता है। तो थोड़ा सा आई थिंक कंफर्मेशन आने के बाद लीजिए। 260 का लेवल अगर स्पॉट में क्रॉस होता है उसके बाद जी एंटरटेनमेंट पे बाय बनेगा, जहां पे तकरीबन 285 290 के टारगेट्स ओपन अप होंगे। तो अभी फिलहाल ये स्टॉक को आप वेट एंड वॉच में रखिए, अभी इसमें ट्रेड रिकमेंडेड नहीं। ठीक है, तो जी एंटरटेनमेंट को वेट एंड वॉच में रख रहे हैं। अभी तो कोई ट्रेड है नहीं, इसलिए कोई ट्रेड मिलेगा भी नहीं। नो स्टॉप लॉसेस, नो टारगेट अगर आप रखना चाहें। कंडीशन के साथ देख लीजिएगा, वह है 266। इसके लिए इसको 7-8 रुपये पार करना होगा। आज के माहौल में देखते हुए थोड़ा चैलेंज भी लगता है। अभी भी निफ्टी करीब 100 पॉइंट डाउन है, इसलिए 266 आ जाए तो फिर आप ये टारगेट स्टॉप लॉस वैलिड होगा, अदरवाइज नहीं है। सन फार्मा पे कॉल अच्छी है, सन फार्मा आप ध्यान दे सकते हैं। आज का ट्रेंडिंग स्टॉक्स भी है, और ये फ्लेवर वाला स्टॉक्स भी है, और हमको लगता है कि सीरीज़ के एंड होते होते ये 1200 तक आने के इसके चांसेस बनते हैं। आगे बढ़ते हैं, जरा शॉर्ट कवरिंग के दो शेयर सर से चेक करवा लेते हैं। आज जीडीपी के आंकड़े आए सर चाइना के, उसके बाद से मेटल्स में थोड़ा बज़ था। फर्स्ट हाफ में तो था, सेकेंड हाफ होते होते ये भी गुम होने लग गया। हिंडाल्को आज शॉर्ट कवरिंग करवा रहा थोड़ी सी, और दूसरा शेयर है सर एल्केम लैब, इसके अंदर भी शॉर्ट कवरिंग है। जरा दोनों शेयर्स को चेक कर लो सर, कोई सौदा है तो बताइए। जी आई थिंक एल्केम लैब्स का सेटअप ज्यादा बेहतरीन दिखता है, बिकॉज इस स्टॉक में जरा भी रैली नहीं आई है। इनफैक्ट पिछले 3-4 सेशन से स्टॉक एक तरह से हायर लोस के सेटअप बना रहा है। आज चौथा सेशन है, इनफैक्ट पांचवा सेशन है जब स्टॉक ने डेली चार्ट्स पर एक हायर लो बनाया है। और जनरली जब ऐसे सेटअप्स होते हैं तो एक आपको छोटा एक्सप्लोसिव मूव जरूर देखने को मिलता है। मुझे लगता है कि तकरीबन 3750 तक का यहाँ पर मूव एल्केम लैब्स में बनता हुआ दिख सकता है। तो 3750 के टारगेट के लिए एल्केम को बाय करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉस लगाइए 3580 का, यानी कि तकरीबन 60 रुपए का नीचे में रिस्क है, ऊपर में तकरीबन आपको 110 पॉइंट तक की अपसाइड एल्केम लाइव्स में देखने को मिल सकती है। मेटल्स में थोड़ा मामला पेचीदा है, खास करके निफ्टी जब से नेगेटिव हुआ है मेटल्स में हमने पुल बैक देखा है। हिंडाल्को का इंडिविजुअल सेटअप बढ़िया है, लेकिन देखिए अगर मेटल इंडेक्स जो कि थोड़ा सा प्रेशर में रहेगा तो मेरे हिसाब से शायद ट्रेडर को टाइम लगे प्रॉफिट में आने के लिए। और फार्मा क्योंकि क्लियरली काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर रहा है आज के सेशन में, तो स्ट्रेंथ के साथ बने रहिए। इनफैक्ट एक हिंडाल्को में तकरीबन 480 का डिप आता है, तो वहां पर रिस्क रिवॉर्ड 480 में मुझे लगता है कि शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट एल्केम लैब ज्यादा बेहतरीन है, जिसमें हमें लगता है कि 100 पॉइंट का एक फास्ट मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे कन्फ्यूजन है उसका आप लीव करते जाइए। जैसे जी एंटरटेनमेंट में 266 जब तक पार होगा नहीं चलेगा नहीं, तो हमने इसको लीव करवा दिया। हालांकि लेवल स्टॉप लॉस आपको दे दी है हमने, लेकिन वो 266 के ऊपर ही वैलिड होंगे। सेम विद द हिंडाल्को, हिंडाल्को में स्ट्रेंथ है ठीक है, लेकिन अभी वो कंफर्म नहीं कर रहा अपने आप को कि सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे भी चल सकता है। आज जीडीपी का आंकड़ा है, वन डे एपिसोड ना हो जाए, इसलिए अगर शॉर्ट कवरिंग का आपको थोड़ा मज़ा लेना ही है तो एल्केम लैब में देखिए। और दूसरी एक पॉइंट, शॉर्ट कवरिंग हमेशा शॉर्ट लिव्ड होती है, तो इसलिए इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाए। जो पोजीशंस हम डाल रहे हैं, जो वॉल्यूम हम ले रहे हैं, एक तो वॉल्यूम को कम रखा जाए, और दूसरा जब भी आपको मौका लगे कि मेरे थोड़े पैसे बन गए तो मार्केट तुरंत पैसा बुक करके बाहर निकलने का। अभी लॉन्ग टर्म पैसा मुश्किल बन रहा है, आप खुद से नोटिस कर रहे होंगे, आप शेयर्स में और फ्यूचर्स दोनों में देख के। आगे बढ़ते हैं, शॉर्ट कवरिंग के शेयर्स हो गए हमारे, ताज़ा खरीदारी के शेयर्स हो गए। अब हम जरा बिकवाली वाले शेयर्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आज के बिकवाली वाले शेयर्स अब आपके स्क्रीन पर आएंगे। एक शेयर है सर हेवल्स
टिपिकली वैसे तो ये बुल रन में ही है, पोजिशनली शायद हो सकता है आप इसको ये भी कह दें कि नहीं इसमें प्लस ही रखें, लेकिन आज तो इसमें शॉर्टिंग हो रही है सर 2.5% की। दूसरा है सर बायोकॉन, आज ये 5.5% है, इसकी कोई मलेशिया वाली यूनिट है वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम रेज हुई है, तो ये 5.5% ये भी नीचे है। तो बायोकॉन ने जितनी मेहनत की थी एक ही खबर से नुकसान उसको पूरा कर देता है। सर जरा दोनों को चेक कर लो आप। देखिए दोनों सेटअप में आज बेरिश ट्रेड हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ज्यादा पोटेंशियल नीचे में स्लिपेज का कहाँ पर है ये हमें देखना है। देखिए हेवल्स की जहां तक इंडिविजुअल सेटअप की बात करूं तो ओवरऑल मैक्रो ट्रेंड जो है हेवल्स का पॉजिटिव है। इनफैक्ट ये बायो एंड डिप वाला कैंडिडेट है, तो इसे यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट करने की मैं राय नहीं दूंगा, बिकॉज ऑलरेडी तकरीबन हमने 60-70 पॉइंट का करेक्शन पिछले 2 सेशन में देख लिया है, तो एक भी रिबाउंड आया तो स्टॉप लॉस होने के चांसेस है। लेकिन बायोकॉन की अगर मैं बात करूं तो देखिए जब फार्मा इंडेक्स इतना बढ़िया चल रहा था तब ये स्टॉक ने रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस दिखाई, और आज कहीं ना कहीं एक रीजन मिल गया स्टॉक को फ्रेश ब्रेकडाउन देने का। अब देखिए जो मूविंग एवरेजेस का क्रॉसओवर हम देखते हैं, इसमें 20 दिन के मूविंग एवरेज ने नेगेटिव क्रॉसओवर दिया है 50 दिन के मूविंग एवरेज से, और साथ में आज वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग देखने को मिली है। अब क्लियरली जब ऐसे ब्रेकडाउन आते हैं तो ये जनरली वीकनेस थोड़ी परसिस्ट करती है। मुझे लगता है कि अगला पड़ाव तकरीबन 225 तक का नीचे में हो सकता है बायोकॉन में, तो बायोकॉन में बेरिश बायस रखी है। अगर कोई इंट्राडे में बाउंस वगैरह आता है तो 245 तक शॉर्ट कीजिए, 250 का स्टॉप लॉस रहेगा 250 फ्यूचर्स के हिसाब से, और मुझे लगता है कि 225 तक की डाउनसाइड आने वाले 3 से 4 सेशन में, इनफैक्ट 5 सेशन में आपको देखने को मिल सकती है। तो बायोकॉन यहाँ पर एक ऐसे सेक्टर में जो सेक्टर जनरली अच्छा परफॉर्म कर रहा है एक ब्रेकडाउन दे चुका है, और जनरली ऐसी वीकनेस मेरे हिसाब से स्ट्रक्चरल एक तरह से अंडर परफॉर्मेंस का इंडिकेशन होती है। तो दोनों के कंपैरिजन में आई थिंक बायोकॉन एक बेटर बेरिश कैंडिडेट है। ओके ठीक है, लेवल्स हमने आपके स्क्रीन पर छाप दिए, बायोकॉन आप इसमें देख सकते हैं। सर हेवल्स पे तो कुछ नहीं होगा ना, हेवल्स छोड़ दें? जी इनफैक्ट हेवल्स में इनफैक्ट मैं तो ऐसे राय दूंगा, ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स के यानी कि एक तरह से कंजम्पशन थीम का एक प्ले है, और इनफैक्ट मुझे लगता है कि तकरीबन 1350 के आसपास अगर आप इन्वेस्टर है, अगर आप पोर्टफोलियो में लाइक कंजम्पशन थीम प्ले करना चाहते हैं, तो 1350 पर ये स्टॉक की एक तरह से रिस्क रिवॉर्ड जो बेहतरीन है। 1300 का स्टॉप लॉस लगाया, और मुझे लगता है कि तकरीबन आपको अगले 3 से 4 महीने में 1600 रुपए तक के टारगेट्स ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रॉम अ इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव हेवल्स हमें अच्छा लगता है, बट फ्रॉम अ ट्रेडिंग परस्पेक्टिव खास करके जो एक वैसे डेरिवेटिव्स में डेटा बिल्डअप हो रहा है, आई थिंक इसका जो करेक्शन है वो हो चुका है। ओके ठीक है, तो आपने मोटा मोटी दोनों का ट्रेड समझ लिया, लेकिन बायोकॉन में ज़्यादा दम है, इसलिए बायोकॉन आप शेयर शॉर्ट तो कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा देख के आप इसके अंदर शॉर्ट पोजीशंस बनाइएगा। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर हैं, स्टॉप लॉस को रिग्रेसली फॉलो करना है। यूनाइटेड स्पिरिट्स और एम्फेसिस, सर 2 शेयर आपसे और पता करने हैं जहाँ पे अनवाइंडिंग का प्रेशर है, ज़रा ये शेयर भी चेक कर लीजिए, यूनाइटेड स्पिरिट्स और एम्फेसिस। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए यूनाइटेड स्पिरिट्स में इनफैक्ट इस वीक में हमने एक अच्छा ट्रैक्शन देखा, और आज के सेशन में एक तरह से अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है। आई थिंक 1-2 सेशन और ये अनवाइंडिंग होते हुए दिख सकती है। 1025 तक के लेवल्स मुझे लगता है कि मैकडॉवेल में देखने को मिल सकते हैं। तो क्लियरली एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग स्टॉक के अंदर देखने को मिल रही है। एक वन साइडेड मूव हमने देखा तकरीबन 990 से ऑलमोस्ट 1090, यानी कि 100 पॉइंट का मूव हमने स्टॉक के अंदर देखा है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा 25 से 30 रुपए की कूलिंग ऑफ यहाँ पर और बनते हुए दिख सकती है। जहां तक एम्फेसिस का सेटअप है, देखिए एम्फेसिस में 2260 का एक इमीडिएट सपोर्ट स्टॉक ने अभी ब्रेक किया है। 100 दिन का मूविंग एवरेज भी इसी लेवल के पास में आता है, और मुझे लगता है कि अब ये स्टॉक तैयार है अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज को टेस्ट करने के लिए, यानी कि 2175 तक की डाउनसाइड एम्फेसिस में भी देखने को मिल सकती है। तो दोनों कैंडिडेट्स में एक तरह से जो जो नॉर्थ साउथ वर्ड ट्रेजेक्ट्री है वो कंटिन्यू होती हुई दिखनी चाहिए। अगर कंपैरिजन करूं तो एम्फेसिस में थोड़ी वीकनेस ज्यादा है, और जहां तक मैकडॉवेल का सवाल है, क्लियरली एक प्रॉफिट बुकिंग है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी मंदी आनी चाहिए, लेकिन 25 से 30 पॉइंट का स्लाइड मैकडॉवेल में भी बनता हुआ दिख सकता है। ओके ठीक है, तो दोनों के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आ गए। हमने जो शेयर्स पता करने थे सर से मोटा मोटी पता कर लिए, हालांकि हमारे भी 2 सेगमेंट और हैं, तेज़ी और मंदी, जिसमें अगले 24 घंटे के अंदर इम्पैक्ट आ जाना चाहिए उन शेयर्स में, वो सेगमेंट पे चर्चा करेंगे। राहुल जी के कुछ ट्रेडिंग कॉल्स हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। सुबह की ओपनिंग, कल की क्लोजिंग, आज सुबह का 1.5-2 घंटे के ट्रेड के बाद कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता था कि बाज़ार में इस तरह का क्रैक आएगा
जो क्रैक 500 पॉइंट नीचे निफ्टी को बैंक निफ्टी को धकेल देगा और निफ्टी 120 पॉइंट है, बाकायदा डेज लो पे काम कर रहे हैं। साइन ऑफ अ रिकवरी एक मेजर फॉल के बाद बिल्कुल नहीं आ रही है और ये मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं है। आप एडवांस डिक्लाइन भी देखेंगे ना तो वहाँ पर भी आपको दिक्कत दिखेगी। सुबह तो 90 शेयर आमने सामने चल रहे थे, लेकिन अभी का सिनेरियो चेक करेंगे तो स्थिति बहुत ही नाजुक हो चुकी है। 156 शेयर डिक्लाइंस में जा चुके हैं, तो यानी कि आज पूरा पासा पलट गया। वो 11 साढ़े 11 बजे के आसपास आप देख रहे होंगे एक मेजर फॉल के बाद बाज़ार में तेज़ गिरावट दर्ज हुई है। खैर एनी हाउ, आपको राहुल जी गाइड कर ही रहे हैं कि कैसे आपको ट्रेड लेना है, किस में नहीं लेना, क्या करना है क्या नहीं करना। अभी तक तो उन्होंने इंडेक्स को अवॉइड की कैटेगरी में डाल दिया। आगे बढ़ते हैं, अब जरा उनकी ट्रेडिंग कॉल्स पता कर लेते हैं जो उन्होंने खुद से असेस की हैं। राहुल जी, आपकी ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं? जी देखिए, मार्केट का फ्लेवर बेरिश है तो पहला एक शॉर्टिंग आइडिया रहेगा। एसआरएफ का सेटअप यहाँ पर काफी बेरिश दिखाई देता है। इनफैक्ट एक ब्रेकडाउन फ्रेश स्टॉक के अंदर यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है कि शॉर्टिंग यहाँ पर करनी चाहिए। 2150 तक के टारगेट्स रहेंगे फ्यूचर्स में। और मुझे लगता है कि ओवरऑल यहाँ पर एक तरह से बेयर ग्रिप में है स्टॉक। पिछले 8-10 सेशन स्टॉक ने कंसोलिडेट जरूर किया, लेकिन आज के सेशन में एक तरह से बेरिश एनगल्फिंग कैंडल डेली चार्ट पर बना है। और जनरली ऐसे सेटअप्स काफी घातक होते हैं, खास करके जब ब्रेकडाउन देखने को मिले। तो ब्रेकडाउन तकरीबन 20 to 20 के आसपास आएगा, लेकिन आई थिंक यहाँ पर शॉर्ट करके चला जा सकता है। 20 to 80 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा जो आइडिया है वो लॉन्ग की तरफ है। एमएफएसएल मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज का सेटअप हमें यहाँ पर बहुत बेहतरीन दिखाई देता है। स्टॉक में रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी बढ़िया है और इनफैक्ट आज के सेशन में भी ब्रॉडर मार्केट में मंदी आने के बावजूद यहाँ पर कोई मेजर सेलिंग देखने को नहीं मिली है। तो 904 के स्टॉप लॉस से एमएफएसएल को बाई कीजिए। 1000 रुपए तक के टारगेट्स मुझे लगता है कि एमएफएसएल में देखने को मिलने चाहिए। और ओवरऑल मुझे लगता है कि एनबीएफसी में खास करके इन सेटअप्स में जहां पर एक तरह से रैली नहीं देखने को मिली है, यहाँ पर कैचअप रैली होगी। तो एक लॉन्ग और एक शॉर्ट दोनों एक बैलेंस रख के चलिए। मार्केट निफ्टी जो है सपोर्ट के आसपास चल रहा है 19,700 का। अगर बाउंस बैक आता है तो आई थिंक लॉन्ग में ट्रैक्शन अच्छा मिलेगा। अगर फॉलो अप सेलिंग आती है निफ्टी के अंदर या ब्रॉडली मार्केट के अंदर, तो आई थिंक जो हमारी शॉर्टिंग आइडिया है सारे वहां पर पार्टिसिपेशन अच्छा करने को मिल सकता है। ठीक है सर, बिल्कुल बैलेंस्ड अप्रोच है आपका। मैक्स फाइनेंशियल जो कि ट्रेंडिंग स्टॉक है उसको आप लॉन्ग कीजिए। 1000 रुपये तक का टारगेट है, 9.4 का एक स्टॉप लॉस है और दूसरा एसआरएफ आपका एक शॉर्ट कैंडिडेट है। इसके पीयर्स भी कमज़ोर हैं। एसआरएफ के साथ साथ आप यूपीएल वगैरह और भी कहीं देखेंगे ना तो उसके पीयर्स भी कमज़ोर हैं। तो आपको दोनों ट्रेंडिंग स्टॉक्स, एक बाय और एक सेल का मिला है। अब आपको क्या करना है, या तो आप दोनों में से दोनों सौदे ले लीजिए, दोनों में से कोई एक लेना चाहे वो देख लीजिए, या फिर अगर आपको लग रहा है कि मैं सिर्फ लॉन्ग ही करता हूँ, मेरे को वो सूट करता है, तो हल्के हाथ से मैक्स फाइनेंशियल्स को कुछ एक शेयर्स के साथ आप प्लस करके भी ले सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि मेरे से फ्यूचर्स हैंडल नहीं होगा तो। राहुल जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय निकालने के लिए। थैंक यू सो मार्केट मच। इस समय क्रिटिकल जोन के अंदर है, आपने अच्छे से हमको गाइड किया। हाँ, और उम्मीद करते हैं सर जल्दी आपसे वापस मुलाकात होगी। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं और सिंजिन के नंबर आ चुके हैं, सिंजिन इंटरनेशनल्स के, और सितंबर तिमाही में कमज़ोर नतीजे पेश हुए। शेयर तो टूट ही गया, आपको पता ही है। कंपनी के मैनेजमेंट के तौर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कंपनी के COO महेश बालघट जी जुड़ रहे हैं। महेश जी बहुत शुक्रिया, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच ET नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। हमें जितना पता लगा है उस हिसाब से यह है कि आपने रेवेन्यू की जो ग्रोथ गाइडेंस है उसमें थोड़ा कट किया है। सर एक बार ज़रा ये बता पाएंगे कि ऐसा क्यों करना पड़ा और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? तो पहले तो मैं ये दर्शा दूं कि हमें बहुत आनंद हो रहा है ये रिजल्ट्स डिक्लेयर करने में। 18.5% का जो हमारा राजस्व में ग्रोथ रहा है वो हमारे एस्टिमेट्स के अनुमान ही है। और जैसे कि आपने देखा, ये तो एक्चुअली दोनों पहले तिमाही के राजस्व प्रदर्शन मार्गदर्शन के अनुरूप ही है। और CRO CDMO जो सेगमेंट है ओवरऑल उसमें तो ग्रोथ काफी अच्छा रहा है और हम मांग में वृद्धि भी देख रहे हैं। तो उसके साथ साथ अगर ये देखा जाए तो गाइडेंस में हमने काफी कुछ चीजें इंक्लूड की है। पहले तो ये है कि हमारा जो सेगमेंट है डिस्कवरी सर्विसेज में हमें दोनों यूरोप और US के क्लाइंट्स होते हैं।
यूएस के क्लाइंट्स में हमने देखा है कि जो स्मॉल बायोटेक है, तो यूएस के भी पूरे सेगमेंट को अगर डिवाइड किया जाए। ठीक है सर, एक चीज़ मेरे को आपसे और समझनी है, ये अभी जिसको हम ऑपरेशनल मार्जिन्स कहते हैं और जो प्रॉफिट की गाइडेंस है जिसको हम पैट ग्रोथ गाइडेंस कहते हैं, इस पे आपका अपडेट दे दीजिए एक। हम हर समय एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा जो एबिटा मार्जिन का 30% का जो अनुमान होता है वही करीब करीब वही रहेगा। पैट का भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पैट में कोई चेंज नहीं रहेगा। हमारा ये एक्सपेक्टेशन है कि पैट में जो अपॉर्चुनिटीज है हमारे, वो हम सब पूरी तरह से इफेक्ट में लाएंगे कॉस्ट कंट्रोल्स की वजह से। और जैसे ही टॉप लाइन जो हमारा पिकअप होगा, राजस्व में जैसे ही ग्रोथ होगा, वैसे ही पैट में कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। आगे चलकर देखना पड़ेगा क्योंकि ये जो है वो थोड़ा बहुत इवॉल्व होगा अगले 2 क्वार्टर्स में, पर हम अभी ऑफ कोर्स कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं उसमें। एक छोटा सा क्वेश्चन और है सर, ये जो आपकी सेल्स है इसको सेगमेंट टू सेगमेंट आप मेरे को ब्रेकअप करके बता सकते हैं कि किससे कितना पैसा आया? तो मैं थोड़ा सा आपको बैक में ले जाता हूँ। जैसे कि हम पहले सीआरओ ज्यादा सेगमेंट था हमारा। अब कई पिछले क्वार्टर से आपने देखा होगा कि हम सीडीएमओ सेगमेंट पर भी ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो धीरे धीरे जो हमारा कंट्रीब्यूशन है सीडीएमओ सेगमेंट से बढ़ रहा है और सीआरओ सेगमेंट उसमें कॉम्पेंसेट हो रहा है। तो ये जो द एक्चुअल सेगमेंटल ब्रेकअप तो मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन ये जरूर दोहराऊंगा कि जो हमारा स्ट्रैटेजी था ट्विन इंजन के जैसे ये इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाना, जहां से काफी हद तक सीआरओ अपॉर्चुनिटीज भी एक्सप्लॉइट कर सके और सीडीएमओ अपॉर्चुनिटीज भी एक्सप्लॉइट कर सके, उसी तरह से चल रहा है। ऑफ कोर्स आपने जब मार्गदर्शन के बारे में बताया, तो मार्गदर्शन के हिसाब से मैं ये दोहरा दूंगा कि जो हमारा यूएस बायोटेक सेगमेंट का जो एक्सपोजर है डिस्कवरी के लिए, वो करीब करीब 15% होगा, जिसकी वजह से वो एक्सपोजर बहुत ज्यादा नहीं है और इसी वजह से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ा सा मार्जिनल चेंज रहेगा। बाकी तो ओवरऑल स्ट्रैटेजी यही है कि हम कंटिन्यू करें बोथ सीआरओ एंड सीडी। ठीक है महेश जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने समय निकाला और अपनी अर्निंग्स पे हमारे साथ बातचीत की, इसके लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मार्केट से मैं बहुत ही क्रिटिकल जोन के अंदर है, थोड़ा संभल के काम कीजिएगा। अगला कार्यक्रम मिड कैप बाजार से जुड़ा हुआ है, तो आप उसका आनंद लीजिए। नमस्कार।